Hello guys, welcome to our YouTube channel Supportive Jam. Today we know about electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसके बारे में आज जानेंगे। तो अगर हम इसको जानने के लिए हम दो चार्ज पार्टिकल लेते हैं, एक चार्ज पार्टिकल को फिक्स करते हैं और दूसरा चार्ज पार्टिकल को लाते हैं। जैसे हम Q1 चार्ज पार्टिकल को फिक्स किए और Q2 चार्ज पार्टिकल को लाएं, तो Q2 चार्ज पार्टिकल को ला के यहाँ पे छोड़े कुछ डिस्टेंस पर, तो देखें कि Q2 चार्ज पार्टिकल अपने आप मूव कर रहा है। Q2 चार्ज पार्टिकल अपने आप क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उसके बाद Q2 को थोड़ा डिस्टेंस पर और दूर रखें तो देखिए कि उसका वेलोसिटी पहले के कंपैरिजन में कम है। उसके बाद और थोड़ा सा दूर रखें तो उसका वेलोसिटी पहले के कंपैरिजन में बहुत कम है। और उसके बाद और डिस्टेंस बढ़ाएं तो उसका वेलोसिटी 0 हो गया। मतलब मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब उस पर फोर्स लग रहा है। तो अगर पूरा जिस सरफेस पर रखा हुआ है Q1 Q2 को, उस सरफेस अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो वो रुक कैसे गया और अपने आप चलने कैसे लगा। Q1 और हम कूलम्ब्स लॉ में ये पढ़ चुके हैं कि Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कूलम्ब्स लॉ में निकालना पढ़ चुके हैं। मतलब ये तो कंफर्म हुआ कि यह जो चार्ज फिक्स है, यही चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण ये मूव कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स जो लगा रहा है वो कैसे लगा रहा है। ये चार्ज पार्टिकल, ये और Q1 चार्ज पार्टिकल और Q2 चार्ज पार्टिकल दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी Q1 और Q2 पर फोर्स लगा रहा है। उसके बाद कुछ डिस्टेंस चलने के बाद वो Q1 जो Q2 पर फोर्स लगा रहा था वो फोर्स लगाना बंद हो गया, वो फोर्स लगना अपने आप बंद हो गया। ये कैसे हुआ, यही कॉन्सेप्ट समझेंगे। यही पॉइंट को समझाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो इस ग्रेविटेशन में भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम नीचे फेंकेंगे तो वो अर्थ उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कैसे लगाया जबकि एक अर्थ और वो बॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी अर्थ उस बॉल पर फोर्स लगाया। तो ये सारे चीज को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट लाया फील्ड का कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट करता है और कोई भी मास भी अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट करता है। जो चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट करता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और जो मास अपने कोई भी मास अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट करता है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा कोई भी मास पर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल चार्ज पर फोर्स लगाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी चार्ज पार्टिकल फोर्स नहीं लगाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कोई भी मास पर फोर्स नहीं लगाएगा। तो जिस सोर्स के कारण वह फील्ड जनरेट हुआ है, उसी सोर्स के जैसा ही पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, उसी सोर्स के जैसा पार्टिकल पर फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा उसका सोर्स क्या है, मास है, तो केवल मास पर फोर्स लगाता है। और चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के उसका सोर्स क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा। इसका मतलब जो Q1, अब हम समझेंगे कि इस पर फोर्स कैसे लगा रहा है। तो Q1 अपने चारों तरफ जो फील्ड जनरेट किया वह फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाया। ऐसे समझ सकते हैं कि Q1 चार्ज पार्टिकल जो अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट किया वह फील्ड इस दूसरे चार्ज पार्टिकल Q2 पर फोर्स लगाया।
और जैसे जैसे दूर जाते गए उसका फील्ड का स्ट्रेंथ घटते गया और एक समय पर उसका फील्ड 0 हो गया। वो वहां पर कोई फील्ड नहीं था उस चार्ज का, तो वहां पर कोई फोर्स नहीं लगाया, Q1 Q2 पर कोई फोर्स नहीं लगाया। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज के चारों तरफ स्पेस होता है जिसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल पर लाए तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। हम क्या कहें? जिसके अंदर, मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तभी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर वह चार्ज पार्टिकल वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हो गया तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, कोई फोर्स। तो इसीलिए कुछ दूर के बाद वह चार्ज पार्टिकल रुक गया था, क्योंकि वहां पे Q1 चार्ज पार्टिकल का कोई भी फील्ड उस पॉइंट पर नहीं था। तो कोई भी फील्ड नहीं था, मतलब कोई भी फील्ड नहीं था तो फोर्स कौन लगाएगा? जो इसके चारों तरफ जो फील्ड होता है वही उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा, तो वहां पर तो कोई फील्ड ही नहीं था तो फोर्स कौन लगाएगा? इसलिए वह रुक गया। अब उसका थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाते गए तो उसका वेलोसिटी कम होते गए, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के साथ घटता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता है। अब पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड किस पे करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि स्केलर क्वांटिटी है। तो सबसे पहला पॉइंट आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक यही है। तो अगला पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई भी सरफेस पे या कहीं भी स्पेस में बहुत चार्ज पार्टिकल प्लेस किया हुआ है जिसका फील्ड वहां पे है। अगर उस फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल को लाए बिना डिस्टर्ब किए हुए, किसको? जो फील्ड जनरेट कर रहा है चार्ज पार्टिकल, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए हम कोई चार्ज पार्टिकल पर लाएं तो वह फोर्स F एक्सपीरियंस किया। तो लेट Q charge is placed in a region, कोई रीजन में प्लेस किए, where electric field is already exist due to other point charges due to other point charges. Then this field applied force on charge Q, that is right, force F vector on charge Q, then intensity of
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is defined by इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर हम इस चार्ज को कोई रीजन में लाएं, वह फोर्स F एक्सपीरियंस किया, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब अगर इस चार्ज को 1 कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो फोर्स के बराबर होगा, अगर Q बराबर 1 है तो। मतलब किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है? उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आया कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, जितना उस वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतना ही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। कभी कभी क्वेश्चन में फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी दे देता है, मतलब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स F बाई Q, ये फॉर्मूला हो गया। अब आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी डायरेक्शन पॉइंट चार्ज के द्वारा किधर होगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे Q1 पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन Q, पॉजिटिव चार्ज है Q, तो R डिस्टेंस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है कि किधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल की, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम कॉन्सेप्ट क्या पढ़े कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका मतलब यहाँ पे निकालना है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हमको मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, हमको डायरेक्शन निकालना। तो डायरेक्शन निकालने का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो अगर यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता तो किधर फोर्स एक्सपीरियंस होता? इस डायरेक्शन में। मतलब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q के द्वारा इधर होगा E1। अगर यही माइनस Q रहता और कोई पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालना रहता, तो हम मानते कि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज रहता तो किधर फोर्स एक्सपीरियंस करता। तो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता तो ये इधर फोर्स एक्सपीरियंस करता, E2 इधर फोर्स एक्सपीरियंस करता। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन P1 P2 पर इस डायरेक्शन में होगा, निगेटिव चार्ज पार्टिकल के द्वारा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस डायरेक्शन में होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत चार्ज पार्टिकल के द्वारा जनरेट किया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये जनरेट किया गया है बहुत चार्ज पार्टिकल के द्वारा। तो यहाँ पर अगर Q1 चार्ज को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इसको मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर फोर्स एक्सपीरियंस किया, इधर फोर्स एक्सपीरियंस किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर Q चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये Q चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस इसी डायरेक्शन में करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही एक्सपीरियंस करेगा। अगर माइनस Q है तो कैसे दिखाएं, जैसे यहाँ पे, तो अगर चार्ज फिक्स कर दिए, जैसे हम कोई चार्ज Q लिए और यहाँ पे चार्ज Q को फिक्स कर दिए और एक दूसरा चार्ज पर, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, दो चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड है।
एक चार्ज पार्टिकल फिक्स है। तो अगर यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव रखें तो इस पॉइंट के द्वारा पहले निकालेंगे कि इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे फील्ड किधर होगा। तो इस पॉइंट के द्वारा इस पॉइंट पे फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर फिर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखे Q, कोई भी 2Q रखें, मैग्नीट्यूड चेंज कर दिए 2Q रखे, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है तो किधर एक्सपीरियंस फोर्स करेगा, इधर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इधर। चाहे ऐसे देखेंगे कि Q2 पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे Q है, ये फिक्स है, और यहाँ पे पॉइंट P वही लिए, लेकिन यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रखें, लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो सबसे पहले इस पॉइंट का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज फोर्स इधर एक्सपीरियंस करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और ये इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट नेचर का फोर्स है तो अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और निगेटिव चार्ज हमेशा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में करता है। यहाँ पे देख लिए कि अगर यहाँ पे इसके द्वारा फील्ड निकालें और ये इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा वो निकालें, तो उधर देखें कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। माइनस Q के चलते, माइनस Q2 पर Q के चलते सबसे पहले यहाँ पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालें कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होगा, और ये इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा वो निकालें। तो देखें कि दोनों का साइन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में, कि कोई भी पॉइंट चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर Q चार्ज है और यहाँ पे मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, जिसका 1 कूलम चार्ज है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इस P पॉइंट पर ये इस पर फोर्स कितना लगाएगा, तो कितना फोर्स लगाएगा, कूलम्स लॉ से KQ/r²। यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पॉइंट चार्ज पर फॉर्मूला होता है, KQ/r²। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी पॉइंट पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो हम मान लिए कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज ये चार्ज पार्टिकल के द्वारा, ये चार्ज पार्टिकल अगर फिक्स है तो ये चार्ज पार्टिकल इस पर कितना फोर्स लगाएगा ये निकालिए, कितना फोर्स लगाएगा, KQ/r², इतना फोर्स लगाएगा ये चार्ज पार्टिकल इस यूनिट चार्ज पार्टिकल पे। तो यूनिट चार्ज पार्टिकल पर जितना फोर्स लगाएगा वही इलेक्ट्रिक, उसी पॉइंट पर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर KQ/r²। और इसका डायरेक्शन पता करनी है कि इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर, मतलब इसका डायरेक्शन पॉजिटिव आई कैप, इसका फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव आई कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी पॉजिटिव आई कैप, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। यही अगर निगेटिव चार्ज होता, -Q रहता, और P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता, तो यहाँ पे मानते कि +1 कूलम चार्ज है, तो ये इस पर फोर्स कितना लगाएगा ये निकालते, तो फोर्स कितना लगाएगा, ये फोर्स कितना, पहले मैग्नीट्यूड देखेंगे, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, KQ1Q2/r²। अब ये इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो -r कैप होगा। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो
ये जनरेट करेगा, इस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा -kq/r² इंटू आई के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक, ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन में 3 चार्ज पार्टिकल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिस पर तीनों चार्ज को रखा गया है, तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और इस ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है। तो हमको निकालना है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले कूलम्ब्स लॉ के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कर चुके थे। क्या उसमें क्या करते थे कि कोई पॉइंट पर फोर्स निकालना, नेट फोर्स कोई चार्ज पर निकालना रहता था बचा हुआ चार्ज पार्टिकल के द्वारा। अगर सिस्टम में 2 चार्ज पार्टिकल से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल है तो वहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम हम यूज करते थे। तो यहाँ पर भी फोर्स ही निकालना एम पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या है, नोन है। यहाँ पे चार्ज पहले से नोन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो किस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकालना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकालना, 1 कूलम चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकालना, ये हमको यहाँ पे नोन है। तो ये पहले कर चुके थे, अभी भी वही करेंगे। जो पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो पहले क्वेश्चन बनाते थे वो अभी भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके ही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मतलब इस पॉइंट पर नेट फोर्स 1 कूलम कितना नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो निकालेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में। मतलब ये इसका इस पॉइंट पर इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1 होगा और इसके द्वारा इधर ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स, यूनिट चार्ज पार्टिकल पर फोर्स ऊपर लगाएगा, तो ये डायरेक्शन ऊपर होगा जिसको हम E2 वेक्टर बोले, और ये इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा जिसका नाम E3 है, क्योंकि दोनों सेम नेचर का फोर्स है। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पर फोर्स। अब पहले जैसे करते थे अभी भी वैसे करेंगे। पहले करते थे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे नेट फोर्स निकालते थे सबका वेक्टर सम करके रिजल्टेंट फोर्स जैसे निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कि यहाँ, तो वही इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक प्रकार का फोर्स है जो कौन एक्सपीरियंस करता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है। तो जैसे पहले क्वेश्चन बनाते थे अभी भी वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला kq/r² पर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा E1 का, kq/r²। क्यू कितना है 10 माइक्रो कूलम, तो 10 इंटू 10⁻⁻6, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम चार्ज हो गया kq/r²। ये कितना होगा डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 5, तो √5² प्लस 5² √50, तो ये हो जाएगा √50/2, ये भी √50/2। सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो r² हो जाएगा 50 इंटू 4 इंटू 10⁴। ऐसे ही छोड़ते हैं क्योंकि E2 वेक्टर क्या होगा kq/r², तो 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁴/50 यही होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और जिस पॉइंट पर निकालना उस पॉइंट पर डिस्टेंस सेम है। तो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों क्या होगा, सेम होगा। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ये पहले हम ऐसे देख सकते थे, इसलिए हम इसको पूरा नहीं बना सॉल्व किए, क्योंकि पता चल जाए कि हमको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड
का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन करने के लिए कि मैग्नीट्यूड बराबर होगा ये प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे इसका वैल्यू निकालिए। तो देख लिए कि दोनों का वैल्यू बराबर होगा। ऐसे भी देख सकते थे कि ये चार्ज पार्टिकल फिक्स है, मतलब दोनों चार्ज पार्टिकल मैग्नीट्यूड सेम है और सेम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में E1 वेक्टर और E2 वेक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे का। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल इस पॉइंट पर, एम पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल 2 माइक्रोकूलम चार्ज के द्वारा होगा। इन दोनों चार्ज के द्वारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल 2 माइक्रोकूलम चार्ज के द्वारा होगा। वो कितना होगा E3 वेक्टर, वो पूरा सॉल्व करें। के, तो के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 कितना है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर कितना है ये 5 है, ये 50√2 है, तो √5 स्क्वायर 25 - 50/4, तो 100 - 50 ये भी हो जाएगा √50/2, √50/2 करके देख सकते हैं। ठीक, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 50/4, तो 50/4 और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁴, 9 4 13 में से 6 का 7, 72/50 × 10⁻⁷, और इसका यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होगा न्यूटन पर कूलम। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू F/Q होता है और F का यूनिट क्या होता है न्यूटन और Q का यूनिट कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा वो क्या होगा न्यूटन पर कूलम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 प्लेस किया गया है। Q1 का मैग्नीट्यूड कितना है 2 माइक्रोकूलम और Q2 का मैग्नीट्यूड 6 माइक्रोकूलम है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। तो निकालना है कि वेयर एंड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम Q1 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किधर होगा और कहाँ होगा, डिस्टेंस निकालना है Q1 से। ठीक, तो हम पहले ये पता करें कि किधर किस रीजन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो सबसे पहले Q2 के इधर वाला रीजन देखते हैं। तो यहाँ पे इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर होगा और ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 इधर होगा। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ऐड होगा। तो इस रीजन में तो 0 होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस किया गया दोनों चार्ज के द्वारा जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, लेकिन इधर डायरेक्शन सेम है। इस रीजन में देखेंगे इस पॉइंट चार्ज के पार्टिकल के द्वारा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 और इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E2 इसी डायरेक्शन में। तो इस रीजन में भी 0 नहीं होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। अभी इस रीजन में देखेंगे दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच वाला रीजन में। तो इस रीजन में इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1 होगा और इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल के द्वारा इधर E2 होगा। यहाँ पे 0 हो सकता है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। तो ऐसा कंडीशन हो सकता है जिसके कारण E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों बराबर हो जाए, मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम E1 और E2 निकालेंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट ये है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो केवल और केवल हमको इसके E1 और E2 के मैग्नीट्यूड को इक्वेट करना। तो माने कि x डिस्टेंस पर Q1 से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 0 हो रहा है। तो Q2 से डिस्टेंस कितना होगा
15 माइनस x सेंटीमीटर। Q1 Q2 से डिस्टेंस निकाल दें और दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1 कितना होगा k Q1 बाई आर स्क्वायर, तो k Q1 कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है x इंटू 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 क्यों सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो E1 ही होगा। E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा k q, तो 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर होगा 10x स्क्वायर, तो 15 माइनस x का होल स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 4। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को बराबर करेंगे, मॉडुलस ऑफ E1 वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ E2 वेक्टर, तो क्या होगा k इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू k इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 15 माइनस 6 का होल स्क्वायर, k से k कैंसिल, 10 टू द पावर माइनस 6 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 4 कैंसिल, 2 दिया 6, कितना आ गया 15 माइनस x बाई x का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 3, तो 15 माइनस x बाई x का वैल्यू कितना है रूट 3, तो ये हो जाएगा रूट 3x प्लस x, तो 15 इक्वल टू x इंटू रूट 3 प्लस 1, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया, x का वैल्यू 15 अपॉन रूट 3 प्लस 1। x कहाँ से डिस्टेंस माने थे Q1 से, मतलब 15 अपॉन Q1 से इतना डिस्टेंस पर 15 अपॉन रूट 3 प्लस 1 डिस्टेंस पर E1 वेक्टर और E2 वेक्टर क्या होगा बराबर होगा, तो इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट P 0। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है कि स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 चार्ज प्लेस किया हुआ, स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 चार्ज प्लेस किया हुआ जी, और इस किस तरह से प्लेस किया, क्योंकि इसके डायगोनल इस तरह से प्लेस, इसका डायगोनल पर Q और माइनस Q चार्ज को इस तरह से प्लेस किया गया, मतलब डायगोनल पर Q और माइनस Q चार्ज प्लेस किया गया। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है एट ए पॉइंट सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू x डिस्टेंस पर, मतलब अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट से ऐसे, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो निकालना है, चारों चार्ज के पार्टिकल के द्वारा, चारों चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस पॉइंट पर जो कि स्क्वायर से x डिस्टेंस के एवब है उस पॉइंट पर फोर्स, उस P पॉइंट पर फोर्स निकालना है जो कि x डिस्टेंस एवब है इस स्क्वायर के, x डिस्टेंस एवब है इस स्क्वायर के, x डिस्टेंस एवब है, तो इस पॉइंट पर फोर्स निकालना है, मतलब फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किस एक्सपीरियंस हुआ यूनिट चार्ज, तो मतलब फोर्स निकालना है यूनिट चार्ज कितना एक्सपीरियंस करेगा P पॉइंट पर। बस उसके लिए दो मेथड है, या तो इस सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देंगे और उसको वेक्टर फॉर्म में रिजॉल्व कर देंगे, या सिंपल ये दो चार्ज ले लेंगे और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर लिख देंगे। तो दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला मेथड में हम दो चार्ज पार्टिकल लेते हैं और दोनों चार्ज पार्टिकल से जो डायगोनल पर प्लेस है, दोनों चार्ज पार्टिकल लेते हैं जो डायगोनल पर प्लेस्ड है, उसके द्वारा इस पॉइंट P पर हम फोर्स फील्ड निकालते हैं। तो ये ट्रायंगल, ये कौन पॉइंट है A B C, ये D है, तो ट्रायंगल DPB को ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल DPB ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल को अगर हम सीधा करके देखें, ये ट्रायंगल को हम सीधा करके यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आएगा D, यहाँ पे आएगा B और यहाँ पे आएगा P, और चार्ज
और ये जो पॉइंट है इस सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, इसका मतलब ये एंगल बराबर, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। डी पॉइंट पर क्यू चार्ज रखा हुआ है और बी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किधर डायरेक्शन होगा वो निकालेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और नेगेटिव चार्ज पर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे होगा, तो ये डायरेक्शन नीचे। और ये ई और ये भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ इलेक्ट्रिक, क्यों, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम है। ये डिस्टेंस x है, ये x है और ये डायगोनल का लेंथ 2l है, तो ये l होगा, ये l होगा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये भी हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो उसका पॉइंट चार्ज पार्टिकल से उस पॉइंट का डिस्टेंस भी सेम है। तो इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर दोनों चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, तो दोनों चार्ज के द्वारा मैग्नीट्यूड ई मान लीजिए। अब ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो इधर होगा ये चार्ज के द्वारा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे, ये थीटा है तो ये थीटा, अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो दोनों थीटा थीटा होगा, ये एंगल थीटा थीटा होगा। अब इसका कंपोनेंट दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ई का एक इधर कंपोनेंट ई कॉस थीटा होगा, ई कॉस थीटा होगा और एक नीचे कंपोनेंट ई साइन थीटा होगा और इस ई का एक इधर कंपोनेंट ई कॉस थीटा होगा और एक ऊपर कंपोनेंट ई साइन थीटा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में ई साइन थीटा और ई साइन थीटा कैंसिल हो रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन दोनों चार्ज के द्वारा Q और माइनस Q जो P और T पर रखा हुआ है उन दोनों चार्ज के द्वारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा, उसका वैल्यू 2e cos थीटा के बराबर होगा और इसका डायरेक्शन dB के लॉन्ग होगा, dB के लॉन्ग। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा Ex हो जाएगा 2e cos थीटा और इसका डायरेक्शन along dB के लॉन्ग होगा। अब 2e cos थीटा का मैग्नीट्यूड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा kq बाई आर स्क्वायर, तो kq बाई आर स्क्वायर तो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। cos थीटा का वैल्यू कितना होगा b बाई एच, तो एल बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2kql बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये बी डी के द्वारा देख लिया। अब ए सी पर चार्ज रखा हुआ है उसके द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालेंगे। तो ए सी और इस पॉइंट के द्वारा इस ट्रेंगल को फिर से सीधा करके देखेंगे तो ए सी यहाँ हो गया और ये पी पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पॉइंट पर ए पर कौन सा चार्ज है क्यू चार्ज और बी पर माइनस क्यू चार्ज। तो ये चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस चार्ज ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ, क्यों दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस एल है और ये एक्स है, तो ये भी रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये थीटा तो ये ई के द्वारा का दो कंपोनेंट इधर ई कॉस थीटा और इधर ई साइन थीटा और इस ई के कारण दो कंपोनेंट इधर एक्स कंपोनेंट ई कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट ई साइन थीटा।
तो ये यहाँ पर भी नेट बाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा। तो बाई डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है केवल और केवल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 2E cos थीटा, और इसका डायरेक्शन किधर होगा एलॉन्ग AC, एलॉन्ग AC। तो इसका 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय आर स्क्वायर, तो आर कितना है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा कितना होगा डी बाई एस, तो एल बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स 2KQL बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। अब इसका डायरेक्शन AC के लॉन्ग है और इसका डायरेक्शन BD के लॉन्ग है, और दोनों के बीच में AC और BD क्या होगा E1, इसको E2x और इसको E1x कर देते हैं E1x। AC परपेंडिकुलर है BD का, और ये दोनों उसी के लॉन्ग E1x BD के E1x किसके लॉन्ग है AC के लॉन्ग है, और E2x E1x E2x BD के लॉन्ग है, और E2x AC के लॉन्ग है, और E1x इधर किसके लॉन्ग है DB के लॉन्ग है, और AC और BD परपेंडिकुलर है, मतलब E1x और E2x क्या होगा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। तो E1x और E2x के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा से, तो कॉस 90 0, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और E1x और E2x का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 2A, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट होगा वो रूट 2 इंटू 2KQL बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रूट 2 KQL अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगला मेथड से करेंगे जिसमें वेक्टर फॉर्म से करेंगे। अब अगला इसी क्वेश्चन को कैसे करें, तो इस क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में करने के लिए पहले हमको आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमको पता है KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। अब इसका डायरेक्शन देने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग लग रहा है उस रेडियस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये R वेक्टर के अलॉन्ग लग रहा है तो R कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ई वेक्टर हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप, तो R कैप हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R वेक्टर, तो ये हो जाएगा KQ अपॉन RQ इंटू R वेक्टर। अब R वेक्टर पता करने के लिए 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर पता है तो R वेक्टर आराम से निकल जाएगा। जैसे R वेक्टर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1/1 z1 है और दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2/2 z2 है, तो R वेक्टर कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप, ये R वेक्टर हो जाएगा। तो यही R वेक्टर तो मतलब हर वेक्टर निकालने के लिए 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हमको रेफरेंस एक्सिस लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो हम यहाँ इस एक्सिस को एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं, इसको जेड एक्सिस ले लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये 12 दिया हुआ है, तो इसको ऑरिजिन है, ये वो ऑरिजिन है, इसको ऑरिजिन ले लेते हैं। तो ये जेड एक्सिस है, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये 12 है तो ये L होगा, OC L होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा L, 0, 0, और ये पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, L, 0। ये पॉइंट जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है तो 0, 0, L, और ये पॉइंट निगेटिव x डायरेक्शन में लाई कर रहा है तो -L, 0, 0, और ये पॉइंट निगेटिव y डायरेक्शन में लाई कर रहा है तो 0, -L, 0।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड सारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रेडियस वेक्टर के लॉन्ग लग रहा है वो रेडियस वेक्टर हम फाइंड करेंगे। तो पहले क्यू चार्ज किस रेडियस वेक्टर के लॉन्ग लग रहा है, इसके क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना होगा, इस डायरेक्शन में, मतलब किस रेडियस वेक्टर के लॉन्ग, डीपी वेक्टर के लॉन्ग। तो डीपी वेक्टर कितना होगा, ये एक्स है, ये 0,0,x है, ये डिस्टेंस x है तो x होगा। तो डीपी वेक्टर कितना होगा, एक्स आई कैप माइनस एल जे कैप। अब ये किधर लगा रहा है, इधर, ये चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस इधर होगा, तो किस रेडियस वेक्टर के लॉन्ग, एपी वेक्टर के लॉन्ग। तो एपी वेक्टर कितना होगा, एक्स के कैप, एक्स के कैप यहाँ पे होगा, इस रेडियस वेक्टर के लॉन्ग होगा तो कितना होगा, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, मतलब एक्स के कैप प्लस एल आई कैप। अब इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, मतलब पी बी के डायरेक्शन में होगा। तो पी बी वेक्टर कितना हो जाएगा, इधर माइनस एल जे कैप माइनस एल जे कैप माइनस एक्स के कैप माइनस एक्स के कैप। इस पॉइंट के द्वारा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पीसी के लॉन्ग होगा। तो पीसी वेक्टर कितना हो जाएगा, एल आई कैप माइनस एक्स के कैप, एल आई कैप माइनस एक्स के कैप। और हर एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल के द्वारा पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। पी पॉइंट पर हर एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल के द्वारा पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, ठीक है। पी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्यों, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और चार्ज का उस पॉइंट से पी से डिस्टेंस सेम है, दैट इज रूट अंडर ए, ये एल है, ये एक्स है, तो ये रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। अब ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और इसको डायरेक्शन देने के लिए जिस रेडियस वेक्टर के लॉन्ग लग रहा है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ई1 वेक्टर किसके लॉन्ग लग रहा है, इस यूनिट वेक्टर के लॉन्ग लग रहा है, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, तो एक्स के कैप माइनस एल जे कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स के कैप माइनस एल जे कैप, एक्स के कैप माइनस एल जे कैप। और ई2 वेक्टर कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3, इसी तरह एल स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स के कैप प्लस एल आई कैप। और ई3 वेक्टर कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू माइनस एल जे कैप माइनस एक्स के कैप। और ई4 वेक्टर हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एल आई कैप माइनस एक्स के कैप। अब इस पॉइंट पर नेट फील्ड निकालना है, मतलब सारे चार्ज के द्वारा इंडिविजुअल चार्ज के फील्ड के वेक्टर सम के बराबर नेट फील्ड होगा। मतलब ई वेक्टर का नेट रिजल्टेंट फील्ड ई1 वेक्टर प्लस ई2 वेक्टर प्लस ई3 वेक्टर प्लस ई4 वेक्टर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं। तो ई नेट ई1 प्लस ई2 प्लस, तो सब में के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 तो कॉमन है। तो पहला में आ जाएगा एक्स के कैप माइनस एल जे कैप, दूसरा आ जाएगा एक्स के कैप प्लस एल आई कैप, और तीसरा आ जाएगा माइनस एल जे कैप माइनस एक्स के कैप, और चौथा आ जाएगा एल आई कैप माइनस एक्स के कैप। तो ये हो जाएगा एक्स के कैप कैंसिल, एल आई कैप
एक्स के कैप यहाँ और एक्स के कैप कैंसिल, एल आई कैप तो ये आ गया, ई नेट आ गया के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना 2l आई कैप माइनस 2l जे कैप। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2kq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एल आई कैप माइनस, एल भी कॉमन ले लेंगे तो आई कैप माइनस जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा रूट अंडर, इसका मैग्नीट्यूड रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट यही होगा और वाई स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट यही होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों अगर बराबर होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ किसी का x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट, दोनों में से किसी का कोएफिशिएंट लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट 2 इंटू 2 के क्यू एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ई नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस क्वेश्चन को हम वेक्टर फॉर्म से ऐसे करेंगे। सबसे पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे और उससे रेडियस वेक्टर निकाल देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर निकाल देंगे और सुपरपोजिशन थ्योरम से ई नेट पॉइंट P पर कितना होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर से हम इसको पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल पॉइंट चार्जेज विच इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर निकाल देंगे। तो अब अगला टॉपिक करेंगे, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड।